एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आपके जितने भी लीगल के एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं और ADA का, DDA का, PPSC ने सबका सिलेबस सेम ही रखा है। तो हम आज से वो उन सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास IPC की होगी। तो IPC में जो फर्स्ट हेडिंग हमें दी गई है वो ये 3 हेडिंग्स हैं, हिस्ट्री ऑफ IPC, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ और चैप्टर 1 सेक्शंस 1 to 5। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। इन केस आज के लेक्चर में ये सब कुछ कवर नहीं हो पाता है तो हम कल भी इसी से कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा बहुत मैं लिखवा दूंगी नोट्स में, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ IPC, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें आपके थोड़े बहुत नोट्स बनेंगे और जो सेक्शंस होंगे उनसे रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं या कोई मैगजीन्स आते हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम मेनली अपना बेयर एक्ट से ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ में जो फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। मैं इससे पहले आपको ब्रीफ दे देती हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से क्रिमिनल लॉ एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले देखो, सोसाइटी थी, डार्क एजेस थी। तो क्या चलता था कि इंसान जानवरों को मारकर खाते थे। ठीक है, तो जो ताकतवर लोग थे उन्हीं का राज चलता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुई, जैसे जैसे सोशलाइजेशन हुई, लोग अपनी राइट्स को पहचानने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद डार्क एजेस में ऐसा था कि सिर्फ जो किंग था उसी की पावर चलती थी। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, बाद में फिर रेनेसां आया तो तब फिर माइंड भी अप्लाई किया जाने लगा, तो वहां से हमारा मेंस रिया का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ऐसा था कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी मार रहे हैं। अब देखो, कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक दीवार है उसको मारे। ठीक है, दीवार पर किसी की टक्कर लग गई तो दीवार को तोड़वा दिया जा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। पर उसके बाद जब रेनेसां की स्टेज आई तो लॉजिक, रीजनिंग, इन सब चीज़ों पर भी काम किया जाने लगा। तो इस तरीके से हमारा जो लॉ है वो आगे बढ़ता गया और मेंस रिया का कॉन्सेप्ट फिर रेनेसां की स्टेज से ही आया। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री में आप थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट लिख लो। ये थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री पर एज सच कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये जो थ्योरीज हैं इन पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आर फर्स्ट, थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन में क्या है, दैट इज आई फॉर एन आई। ठीक है, कि कि मैं जैसे आपको पहले बताया कि जब अर्लियर जब लॉ नहीं था इतना प्रिवेलेंट, तब सोसाइटी में क्या होता था कि ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट था। तो कोई अगर किसी का ब्लड मर्डर कर देता था या किसी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर देता था तो जो अमीर सोसाइटी थी वो पैसे लेके केस को रफा दफा कर देते थे। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन चलती थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब सपोज किसी अमीर ने ही किसी अमीर का के अगेंस्ट ऑफेंस कर दिया है, तो सामने वाला बोलेगा कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुमसे बदला लूंगा। ठीक है, तो आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट तब चलता था। तो थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन में लिख लो आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। ठीक है, इसके बाद सेकंड थ्योरी आती है हमारी प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या है कि लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि जो एक डेंजरस मैन है उसे बिहाइंड द बार्स ही रहना चाहिए, उसे सोसाइटी में रहने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख लो अ डेंजरस मैन शुड बेटर रिमेन बिहाइंड द बार्स। ये प्रिवेंटिव थ्योरी कहती थी। इसके बाद आई डेटरेंस थ्योरी। डेटरेंस या कुछ लोग इसे डेटरेंट भी कह देते हैं।
इसमें क्या था कि हम स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स देंगे जो भी क्रिमिनल्स हैं, ताकि सोसाइटी के अंदर लोगों में ये डर बना रहे कि हमने अगर वो ऑफेंस किया, हमने वो क्राइम किया, तो हमें हमारा भी वही हश्र होगा। तो ठीक है, चौराहों पर लोगों को मारा जाता था या चौराहों पर मारकर लटका देते थे, इस तरह के पनिशमेंट्स तब दी जाने लगी क्रिमिनल्स को। तो डेटरेंस थ्योरी में लिख लो, गिविंग स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स टू द क्रिमिनल्स टू क्रिएट फियर एंड ब्रिंग सोशल ऑर्डर। फिर जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हुई तो उसके बाद आई हमारी रिफॉर्मेशन थ्योरी। जो हमारा आज का क्रिमिनल लॉ है वो इस थ्योरी पर ज्यादा काम करता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिज्म। तो ये थ्योरी क्या कहती है? हेट द सिन नॉट द सिनर। तो हमें क्राइम को नफरत करनी है, ना कि क्रिमिनल को। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन थ्योरी में अब आज की जो हम क्रिमिनल लॉ देखते हैं, आईपीसी में पनिशमेंट्स हैं, इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो वो इम्प्रिजनमेंट किस लिए है? ताकि जेल में रहकर जो इंसान है वो सुधर कर आए बाहर। ठीक है, तो वो रिफॉर्म होकर आए। उसने जितना भी क्राइम कर लिया है, जेल में जाएगा, वो डिसिप्लिन सीखेगा, देखेगा कि एक कन्फाइंड जगह पर जब वो रहेगा, थोड़ा से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करेगा कि मैंने क्या क्या क्राइम्स कर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें जब होंगी तो वो जब बाहर निकलेगा जेल से अपनी सजा पूरी करके, तो वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा। इस थ्योरी पर बेस्ड हमारा जो आज का क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता था। तो इवन कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे उनको भी पनिश किया जाता था। ठीक है, चाहे उन्हें चोट नहीं लग रही, अगर बग्गी से भी कोई गिर गया है, उसे चोट लग गई है, तो बग्गी को तोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके की चीजें चलती थी। फिर जैसे जैसे रेनेसां आया, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कम होता गया और इसके साथ रीजनेबिलिटी आई। इसी रीजनेबिलिटी को मेंस रिया का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब मेंस रिया में क्या है कि हम मेंस रिया में हम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि किसकी वजह से क्या हो गया। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसका कितना गिल्टी माइंड था। ठीक है, कितनी गिल्टी इंटेंशन थी। तो मेंस रिया में हम फिर जाकर उसे लायबल ठहराएंगे कि उसने कितने गिल्टी माइंड से कुछ किया है या नहीं किया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या था कि अगर आपका गिल्टी माइंड है भी या नहीं भी है तब भी आपको पनिश किया जाएगा। अब मेंस रिया में हम ये देख रहे हैं कि आपका गिल्टी माइंड है या नहीं है। अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है तो हम ये समझेंगे कि आपने वो एक्ट वॉलंटरली नहीं किया। तो जो एक्ट आपने वॉलंटरली नहीं किया उसके लिए आपको लायबल भी नहीं ठहराया जा सकता, वो हम उसे आपका एक्ट मानेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला केस आया मेंस रिया पर। ये एक लैंडमार्क केस है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। केस का नाम लिखो, फाउलर वर्सेस पेजेट। – 1798 का केस है। ये जो केस है ये डील करता है मैक्सिम से। ये मैक्सिम भी एज इट इज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिम जितने भी होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये जो मैगजीन था ये फाउलर वर्सेस पेजेट के केस में आया। ठीक है, लैंडमार्क केस है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैगजीन है ये कौन से केस के साथ रिलेट करता है। तो ये फाउलर वर्सेस पेजेट के साथ रिलेट करता है। अब इस केस में क्या कहा गया कि अगर आपका माइंड है इन्वॉल्व किसी ऑफेंस में तो आप गिल्टी हो। ठीक है, तो बेसिकली ये किस चीज की बात कर रहा है? गिल्टी माइंड की। गिल्टी माइंड क्या है हमारी? गिल्टी इंटेंशन। और अगर गिल्टी इंटेंशन है तो हम ये मानते हैं कि एक्ट जो है वो वॉलंटरली किया गया है।
अगर हम अपने ऑफेंस की डेफिनेशन देखें तो ऑफेंस क्या है? एक्ट और ओमिशन। या फिर हम ऑफेंस को कैसे समझ सकते हैं? एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। तो जब एक्टस रियस और मेंस रिया मिल जाते हैं तब वो ऑफेंस बनाते हैं, ठीक है। एक्टस रियस मतलब हमने कुछ एक्ट किया और मेंस रिया मतलब हमने किसी गिल्टी माइंड के साथ कोई एक्ट किया। तो जब गिल्टी माइंड के साथ हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या हम ऐसी कोई ओमिशन करते हैं जिसके लिए हम लीगली बाउंड हैं, तो वो ऑफेंस बन जाता है, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ में इतनी सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली इसकी थ्योरीज पता होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉ की क्या है, क्रिमिनल लॉ किन थ्योरीज पर बेस्ड है, और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस रिया और एक्टस रियस क्या है, ठीक है। ये हम बाद में भी चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लिख लो कि किस तरीके से हमारी जो आईपीसी है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो हिस्ट्री ऑफ आईपीसी लिख लो। The genesis of birth of IPC lies with the charter of 1833। तो यहां से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आईपीसी की, ठीक है, 1833 से। इन दिस चार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविजन ऑफ लॉ कमीशन केम। यहां से कैसे स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि यहां से फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन आती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट लॉ कमीशन आई 1834 में। एज अ रिजल्ट इन 1834 फर्स्ट लॉ कमीशन बनती है। पॉइंट वाइज लिख लो। फर्स्ट, द जेनेसिस ऑफ बर्थ ऑफ आईपीसी लाइज विद द चार्टर ऑफ 1833। Second, in this charter, for the first time, the provision of law commission came. Third point, as a result in 1834, our first law commission was formed. अब ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है? सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। So the chairman of first law commission was Sir Thomas Babington Macaulay। इनको क्या काम दिया गया कि आप आईपीसी बनाओ। इनको आईपीसी बनाने का काम इसलिए दिया गया क्योंकि जब इससे पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे और कॉमन लॉ चलता था, तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थी वहाँ पर कॉमन लॉ चलता था, और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा जो एरियाज थे, मोफुसिल एरियाज जिन्हें कहा जाता था, वहाँ पर पर्सनल लॉज चलते थे, ठीक है। पर्सनल लॉज कैसे? हिंदूज पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा और मुस्लिम्स पर मुस्लिम लॉ। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि तीन लॉज चल रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंसी एरियाज में कॉमन लॉ। एक तरह से हम देख सकते हैं तीन लॉ चल रहे हैं, तो बहुत केओस था, ठीक है। थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई जाए, और सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ये काम दिया गया कि आप एक ड्राफ्ट आईपीसी तैयार करो, एक ऐसा लॉ तैयार करो जो हिंदूज पर भी एप्लीकेबल हो, मुस्लिम्स पर भी एप्लीकेबल हो, और जो प्रेसिडेंसी एरियाज हैं जहां पर जो ब्रिटिशर्स के एरियाज हैं वहां पर भी ये जो कॉमन लॉ है ये एप्लीकेबल हो, एक जनरल लॉ एप्लीकेबल हो, ठीक है, आईपीसी का। दिस लॉ कमीशन started writing IPC, and after 3 years
कॉमा 1837 इन्होंने आईपीसी ड्राफ्ट करनी स्टार्ट की। 1834 में स्टार्ट की थी, 3 साल बाद 1837 में जाकर ड्राफ्ट आईपीसी रेडी हो गई। इट रिमेन्ड इन कोल्ड स्टोरेज, अभी तक रेडी तो हो गई थी लेकिन अभी तक एप्लीकेबल होनी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द मुगल रूल। बहुत सारी चीजें तब देश में चल रही थी, रिवोल्ट्स चल रहे थे। एज सुन एज in 1857 the revolt ended, जैसे ही ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये एंड हुआ एंड इंडिया पासिस द क्राउन by the Government of India Act 1858. So, on January 1857, first reading of IPC was done before Legislative Assembly. On 6th October 1860, अगर आप देखो अपने आईपीसी के बेयर एक्ट में यहां पर ये डेट मेंशन की गई है। 6th October 1860, it was passed by the Legislative Council of India. तो जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पास हो गई तो इसकी इफेक्टिव डेट रखी गई 1 मई 1861। बट द मैजिस्ट्रेट्स वर नॉट रेडी बाय देन, क्योंकि आईपीसी एक नया लॉ था तो तब जो मैजिस्ट्रेट्स थे वो रेडी नहीं थे कि हम किस तरीके से इस लॉ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने 6 महीनों का टाइम मांगा कि हमें 6 महीनों का टाइम दो, तब तक हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और उसके बाद फिर आईपीसी को लागू किया जाएगा, ठीक है। सो द मैजिस्ट्रेट्स वर नॉट रेडी बाय देन, दे नीडेड मोर टाइम फॉर ट्रेनिंग। तो 6 महीनों के लिए आईपीसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सटेंड कर दी गई। तो इसके 6 महीने बाद 1 जनवरी 1862 में आईपीसी एनफोर्समेंट में आ गई, ठीक है। अब आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाली, ये सारे फैक्ट्स तो हमने वैसे डिस्कस कर लिए कि हिस्ट्री ऑफ आईपीसी क्या है। आपके लिए जो चीजें याद रखने वाली हैं वो एक तो ये है, ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट 6 अक्टूबर 1860। इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है, जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट होती है। तो हम जितने भी बेयर एक्ट्स करेंगे अपने 4-5 लॉज के, उन सब की आपको डेट ऑफ एनफोर्समेंट पता होनी चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी बेयर एक्ट पर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इस डेट को याद रख लेना। ये है डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आईपीसी, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, उन्होंने आईपीसी बनाई थी। तो जो भी लॉज हम पढ़ेंगे, जिसने वो लॉ बनाया है उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आईपीसी सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने बनाई है, जो एविडेंस जिन्होंने बनाया है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने ड्राफ्ट की है उनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हाँ, एक और चीज लिखो, ओरिजिनली आईपीसी हैड 23 चैप्टर्स। अब जब सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जब सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने आईपीसी बना ली थी तो जब तक आईपीसी एनफोर्समेंट में आई तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो जो वो अपना काम था वो उसे एक रिजल्ट लेता हुआ नहीं देख पाए, ठीक है। तो इनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो मैकॉले ने आईपीसी बनाई थी ओरिजिनली, उसमें 23 चैप्टर्स थे। बाद में 3 चैप्टर्स और ऐड हुए
ये 3 चैप्टर्स कौन से हैं ये लिख लो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चैप्टर 5A इलेक्शंस, चैप्टर 9A और क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये बाद में ऐड हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनली आईपीसी में नहीं थे। ठीक है, कब ऐड हुए हैं ये? 1913 में। तो हमारी हिस्ट्री में बस इतना सा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसके बाद हम अपनी प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे आईपीसी। तो जब भी कोई वेयर एक्ट पढ़ना है या कोई भी लॉ पढ़ना है तो प्रीएम्बल कभी भी इग्नोर नहीं करनी। ठीक है, प्रीएम्बल पर आ जाओ। प्रीएम्बल क्या कहती है? Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows। जो वर्ड्स हैं जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, इसको अंडरलाइन करो। ये जो क्वेश्चन है ना जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, प्रीएम्बल को इतना ध्यान से नहीं पढ़ते और इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं, फिर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो प्रीएम्बल को इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ये जनरल पीनल कोड की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि उससे पहले जब आईपीसी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब कॉमन लॉ भी चल रहा था, हिंदू लॉ भी चल रहा था, मुस्लिम लॉ भी चल रहा था और बहुत सारा केओस था। तो सर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को इसीलिए कहा गया कि आप एक जनरल लॉ बनाइए आईपीसी का जो कि हर किसी पर एप्लीकेबल हो। अब ये जो आईपीसी है ये हर किसी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी जेंडर का है। ठीक है, आईपीसी जो है वो सब पर इक्वली एप्लीकेबल है, इसीलिए इसे जनरल पीनल कोड कहा गया है। इसीलिए जो प्रीएम्बल है आईपीसी की वो कहती है whereas it is expedient to provide a general penal code for India। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि प्रीएम्बल जो है आईपीसी की वो जनरल पीनल कोड की बात कर रही है। इसके बाद सेक्शन 1 हम पढ़ते हैं, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to whole of India। ये जो वर्ड्स हैं except the state of Jammu and Kashmir ये अब omit हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये जो वर्ड्स है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कौन से एक्ट के एनफोर्स में आने से ओमिट हुए हैं, तो ये एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो अपने बेयर एक्ट्स पर या अपने नोट्स में इस एक्ट का नाम लिख लो। तो अब ये जो आईपीसी है ये पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगी। इससे पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर पर रणबीर पीनल कोड एप्लीकेबल होता था। तो रणबीर जो थे, महाराजा रणबीर, वो वहाँ के महाराजा थे और उन्हीं के नाम से जो आईपीसी है, जो वहाँ की आईपीसी है, वहाँ का जो पीनल कोड है उसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, जो रणबीर पीनल कोड है और जो आईपीसी है उन दोनों की प्रोविजंस जो थी वो सेम ही थी, उसमें ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं था। अगर यहाँ आईपीसी में सेक्शन 1 टाइटल और एक्सटेंट की बात कर रहा है या सेक्शन 2 ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, तो वहां पर भी जो रणबीर पीनल कोड था वहां पर भी सेम ऐसी ही प्रोविजंस थी। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, बस नाम का डिफरेंस था और थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं
जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट सेक्शन 1 से रिलेटेड या प्रीएम्बल से रिलेटेड, एक तो वो आपसे पूछते हैं कि कोड जो है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, ठीक है। या फिर वो आपसे ये जो मैंने बताया कि जिन्हें हम फादर ऑफ आईपीसी कहते हैं, तो ये मैकॉले हैं। ए को आपसे डेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछ लेते हैं, जो हमारी 1 जनवरी 1862 है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। ठीक है। अब आईपीसी जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है? जो हमारी जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बात करता है, ठीक है, और ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और पनिशमेंट्स देता है, ठीक है। और उस लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है वो होता है प्रोसीजरल लॉ। तो आईपीसी क्या कर रही है? ये डिफाइन करती है ऑफेंसेस को, ठीक है, पनिशमेंट्स देती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बताया गया कि किस तरीके से जो पनिशमेंट्स होंगी वो दी जाएंगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो प्रोसीजर दिया गया है वो सीआरपीसी में दिया गया है। तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। एक आंसर आपका यहां से बन गया, ठीक है। इसके बाद आईपीसी जो है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है। अगर आप देखो आईपीसी के जो हम आगे चल के मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन से सेक्शन में है। तो आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जितना भी लॉ है रिलेटेड टू आईपीसी, जितने भी ऑफेंसेस हैं, क्या वो सबके सब ऑफेंसेस आईपीसी में दे दिए गए हैं? अगर दे दिए गए हैं तो ये एग्जॉस्टिव है, ठीक है। अगर नहीं दिए गए तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 और 3 जो है वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, 2, 3 और 4। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे था कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद इट, ठीक है। तो उसमें जो सेक्शंस थे, जैसे ऑप्शंस दे दिया 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 3 और 4 दोनों ही उसके साथ डील करते हैं। 2 किसके साथ डील करता है? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो 2 तरीके की होती है। ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये जो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 इसके साथ डील करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 3 में दी गई और सेक्शन 4 में दी गई। बेसिकली जो सेक्शन 4 है वो सेक्शन 3 की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। वो उसी को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सटेंड करके डिफाइन करके बता रहे हैं। ये चार्ट बनाने के बाद अब हम सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं? विद इन इंडिया। विद इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर, इसीलिए इंट्रा टेरिटोरियल। तो यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं गया है कहीं पर भी कि सेक्शन 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ डील करता है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपने जो वेयर एक्ट्स है वहां पर ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन 2 के आगे इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब आईपीसी में जनरल रूल क्या है कि कोई भी जो क्रिमिनल लॉ होगा, किसी भी क्रिमिनल लॉ का जनरल रूल ये है कि एक कंट्री का क्रिमिनल लॉ दूसरी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है।
तो जनरल रूल क्या है? अ पीनल कोड और क्रिमिनल लॉ ऑफ वन कंट्री डज नॉट अप्लाई ऑन द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। हम जब आईपीसी पढ़ते हैं ना तो उसमें एक चीज हमेशा से याद रखना, जब भी आप अपने प्रोपोजिशंस आएंगे आपको, उसके लिए भी आपको ये काम आएगा कि जब एक इंडियन होता है ना, वो इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर कहीं पर भी चला जाए, वो हमेशा आईपीसी का बैगेज कैरी करता है। ठीक है, आईपीसी का बैगेज मतलब ना तो वो यहाँ पर कोई ऑफेंस कर सकता है जो आईपीसी में दिया गया है, ना ही वो अगर वो इंडिया के बाहर भी चला जाए तो ऐसा नहीं है कि आईपीसी यहीं पर छूट जाएगी। ठीक है, तो अब ना तो वो यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है और ना ही वो अगर इंडिया से बाहर चला जाए वहां पर भी कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है। ठीक है, इसमें दो चीजें लिखो। इफ एन इंडियन, ये सारा आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ ही डील करता है, आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, इफ एन इंडियन ब्रेक्स एनी लॉ ऑफ आईपीसी, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल ऑन हिम irrespective of the fact, where he resides। तो अगर एक इंडियन यहाँ पर क्राइम करके कहीं और फॉरेन कंट्री में चला गया है, वहां पर रिजाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये हो सकता है कि वहां पर हम अगर किसी कंट्री में ये भाग गया है, ये इंडियन ऑफेंस कमिट करके, सपोज XYZ कंट्री में गया है। ठीक है, अगर इनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी तो हम इस कंट्री को बोल सकते हैं कि हमारा एक पर्सन है, हमारा एक ऑफेंडर है जो आपकी कंट्री में आया हुआ है, प्लीज उसे एक्स्ट्राडिट करके हमें वापस दे दीजिए, हमें उस पर जो भी ट्रायल चलाना है। ठीक है, या तो ये एक्स्ट्राडिट करवा लेंगे, एक्स्ट्राडिशन भी तब होगी जब हमारी उस कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की गई होगी। तो अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की गई है, इंडियन जो है वो उस कंट्री में भाग जाता है जहां पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की गई, तो जब तक वो वहां पर है तब तक वो सेफ है। लेकिन अगर वो हमें इंडिया में कहीं मिल गया, इफ ही इज फाउंड इन इंडिया, तो हम उसी टाइम उस पर ट्रायल चला लेंगे। ठीक है, उसे अरेस्ट करके। सो इफ एन इंडियन ब्रेक्स एनी लॉ ऑफ आईपीसी, IPC will be applicable on him irrespective of the fact where he resides। अब इसमें दो पॉइंट्स लिखो। When that Indian commits an offense within India, तब उस पर इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लगेगी। अगर उसने विद इन इंडिया कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उस पर इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लग जानी और आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगी। सेकेंड पॉइंट लिखो, व्हेन ही कमिट्स एनी ऑफेंस एज इन्यूमरेटेड इन आईपीसी आउटसाइड इंडिया, ही विल बी ट्राइड इन इंडिया वेयरएवर ही इज फाउंड। अगर ये इंडियन ऑफेंस कमिट करके आता है, एक इलस्ट्रेशन हमें दी गई है सेक्शन 4 में, युगांडा में। ठीक है, युगांडा में ये मर्डर करके आता है और उसके बाद ये इंडिया में हमें मिल जाता है, तो हम इस पर आईपीसी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इंडियन पर बैगेज था आईपीसी का कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुमने आईपीसी के जो ऑफेंसेस है वो नहीं करने। तो मर्डर क्या है, आईपीसी में ऑफेंस है, चाहे इसने वो मर्डर युगांडा में किया है, तब भी जब अगर ये हमें इंडिया में मिल गया तो आईपीसी इस पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सो व्हेन ही कमिट्स एनी ऑफेंसेस एज इन्यूमरेटेड इन आईपीसी आउटसाइड इंडिया, he will be tried in India wherever he is found। और ये ट्रायल कैसे चलेगा उस पर? अंडर सेक्शन 188 CRPC। अब यहां पर बात की जा रही है
punishment of offences committed within India. Every person shall be liable, section 2, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. अब यहाँ पर every person को अंडरलाइन करो, ये जो every person है यहाँ पर इन्होंने इंडियन की बात नहीं की है, ठीक है, हर एक पर्सन, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, हर कोई, एवरी पर्सन, जो भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं वो लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 2, ठीक है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, इस कोड में जितनी भी पनिशमेंट्स दी गई हैं उसके लिए वो लाइबल होगा। कौन सी पनिशमेंट्स? हर उस एक्ट के लिए, एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ, तो हर एक ऐसा एक्ट, यहां पर दो चीजें हैं, एक्ट और ओमिशन, ठीक है। यहां किस एक्ट की बात की जा रही है? एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आईपीसी ने आपको जो मना किया है एक्ट करने से, अगर आप वो एक्ट करते हो तब आप लायबल होगे, ठीक है। या फिर अगर आईपीसी आपको कुछ एक्ट करने के लिए कहती है तो आप वो एक्ट नहीं करते, यानी कि आपने इलीगल ओमिशन कर दी है, ठीक है, तब आप लायबल होगे। विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, तो वो विद इन इंडिया ही ट्राई किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। अब यहाँ पर देखो एनी पर्सन इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो एनी पर्सन मतलब हर कोई भी पर्सन हो सकता है, तो एनी और एवरी इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर एक पर्सन लायबल होगा बाय एनी इंडियन लॉ। अब यहाँ पर देखो इन्होंने स्पेसिफिकली आईपीसी की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है बाय एनी इंडियन लॉ, तो वो किसी भी इंडियन लॉ में अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर एक पर्सन किसी भी इंडियन लॉ में अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है बियॉन्ड इंडिया, जैसे कि सपोज ए है और ये बी है, ठीक है, अगर ये पर्सन कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो हमारे इंडियन लॉ में ऑफेंस है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी की है इसने, बॉम्ब ब्लास्ट की, और ये इंडिया के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये ऑफेंस जो है वो इंडिया में हो रहा है, इसकी कल्मिनेशन जो है वो इंडिया में हो रही है, तो चाहे ये इंडिया के बाहर है, ठीक है, ये चाहे आउटसाइड इंडिया है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि इसने जो कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है वो विद इन इंडिया ही किया है, तो इसे सेक्शन 3 के अंडर लायबल ठहराया जाएगा और आईपीसी इस पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। The provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India। ये सेक्शन 4 करने से पहले आप ये समझ लो कि इंडिया की टेरिटरी कहाँ कहाँ है, ठीक है, इंडिया क्या क्या चीजें जो है वो इंडिया इंक्लूड करता है। एक डायग्राम से समझो इसे, और ये डायग्राम बना भी लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडिया क्या है? सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितना भी लैंड मास है, लैंड मास को हम क्या कह रहे हैं? टेरिटरी। टेरिटरी किसकी? सारी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज, जो भी इंडिया में जमीन है, ठीक है, ये सारी इंडिया की जमीन है। और सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसे हम मैरीटाइम भी कहते हैं, ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री। ये इंडिया है, जितना लैंड मास है,
इसके अलावा जितना सी के आगे, लैंड के आगे सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक ये भी इंडिया है, इधर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, ठीक है, ये सी की टेरिटरी होगी इसकी। इसके अलावा इसके ऊपर जितनी भी एयर स्पेस है ये भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, और लैंड के नीचे टिल द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के नीचे टिल द सेंटर ऑफ अर्थ ये भी इंडिया है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होता है। तो अपने नोट्स में लिख लो, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल इंक्लूड, ये डायग्राम भी बना लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, द एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया, लैंड मास किस किस का, जितनी भी उसकी टेरिटरी है, स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जितना भी लैंड मास है, द एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया। सेकेंड, ऑल इंटरनल वाटर्स, रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। तो जितने भी इंटरनल वाटर्स हैं, इंटरनल वाटर्स कौन से, जो लैंड मास में आ रहे हैं, ठीक है, कहीं एक जमीन है, जमीन के अंदर छोटा सा कोई टैंक है, ठीक है, वो भी इंडिया की टेरिटरी होगा। रिवर्स हैं, टैंक्स हैं, कैनाल्स हैं एक्सेट्रा। मैरीटाइम टेरिटरी, इसे मैरीटाइम टेरिटरी कहते हैं, ये जो सी की है। थर्ड पॉइंट, मैरीटाइम टेरिटरी। Maritime means concerning the sea. So 12 nautical miles is the maritime boundary. So if any offence is being committed within 12 nautical miles, that means it is being committed in the territory of India. फोर्थ लिखो, द एयर कॉलम, ये जितनी भी एयर स्पेस है, द एयर कॉलम ऑफ एंटायर लैंड एंड सी टिल इंफिनिटी इज इंडिया, और ब्रैकेट में लिख लो एयर स्पेस, ठीक है। तो जितना भी एंटायर एयर कॉलम है इसका, लैंड के ऊपर जितना भी एयर कॉलम है, सी के ऊपर जितना भी एयर कॉलम है, ये सारा टिल इंफिनिटी, ठीक है, ये सारा इंडिया है। फिफ्थ लिखो, deep down till the center of earth the area of entire land and sea is India। तो इसके नीचे जितना भी डीप चले जाओ, सी के नीचे जितना भी डीप चले जाओ, लैंड मास ये 12 नॉटिकल माइल सी तक, ठीक है, ये जितना भी एरिया है ये सारा ये इंडिया है, ठीक है, टिल द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके बाद सिक्स्थ लिखो, ऑल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, कॉमा एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर लाइक फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया। एयरक्राफ्ट, शिप्स, ठीक है, अगर ये रजिस्टर्ड है इंडिया में, इंडियन फ्लैग इन पर है, तो इनको हम फ्लोटिंग आइलैंड्स मानेंगे ऑफ इंडिया। फ्लोटिंग आइलैंड्स किस लिए, क्योंकि ये भी इंडिया की टेरिटरी है। अगर ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो ये दुनिया के किसी भी भाग में चले जाए, हम इन्हें फ्लोटिंग आइलैंड्स मानेंगे और इसे इंडिया की टेरिटरी मानेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है, किसी शिप में जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वहां पर कोई ऑफेंस हो रहा है, तो वो भी हम ऐसे मानेंगे कि वो इंडिया की टेरिटरी में ऑफेंस किया गया है, ठीक है। So all ships and aircrafts registered in India anywhere in the world are like floating islands of India. तो अब अगर ये शिप या जो एयरक्राफ्ट है अगर ये डॉक्ड है कहीं लंदन में, तो चाहे और वहां पर अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि वो इंडिया की टेरिटरी पर ऑफेंस हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो लंदन में डॉक्ड था, ठीक है। तो फिर वो आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगी, आईपीसी के अंडर वो ट्राइबल होगा। अब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं,
Extension of code to extraterritorial offences. The provisions of this code apply also to any offence committed by first any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. तो फर्स्ट इसमें क्या बात कर रहा है, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस. तो इस इन सब के अलावा जो इंडिया है, बियॉन्ड इंडिया है, इसके अलावा जो प्रोविजंस है इस कोड की वो इन ऑफेंसेस पर भी अप्लाई होंगी. एनी सिटीजन इन इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. तो कोई भी सिटीजन जो इंडिया में है चाहे नहीं है, अगर वो कहीं बाहर जाकर ऑफेंस कर रहा है तो भी उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी. ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही बता रहा है, फर्स्ट सबसेक्शन. सेकेंड सबसेक्शन बोल रहा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी. तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप पर कोई ऑफेंस करता है तो वो भी ट्राइबल इन इंडिया होगा, वो भी ऐसा माना जाएगा कि इंडिया में किया गया है. एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया. अब ये जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है ना, ये सारा हमने देख लिया कि ये इंडिया है. ठीक है, इसके बाहर जो कुछ भी है ये विदाउट और बियॉन्ड इंडिया है. ठीक है, इंडिया के बाहर. अब अगर इंडिया से बाहर कोई बैठा है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, और यहाँ पर किसी कंप्यूटर रिसोर्स पर वो टारगेट कर रहा है कहीं बाहर बैठे हुए, तो उसे भी हम ऐसे मानेंगे कि एज इफ उसने इंडिया की टेरिटरी पर ऑफेंस किया है और वो लायबल होगा आईपीसी में. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. इन दिस section the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code. तो offense वो कह रहे हैं कि जो भी एक्ट कमिट किया जाता है आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया में कमिट किया गया होता तो हम उसे ऑफेंस मानते. इसी तरीके से अगर वो आउटसाइड इंडिया भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो हम उसे ऑफेंस ही मानेंगे. ठीक है, जैसे अगर बी यहाँ से बैठकर इंडिया में बैठकर अगर ए के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा होता तो हम इसे ऑफेंस मानते. ठीक है, इसी तरीके से अगर ए बी के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है तो जैसे हमने बी के एक्ट को ऑफेंस माना था वैसे ही हम इसके एक्ट को भी ऑफेंस मानेंगे. इसीलिए जो आईपीसी है वो फॉरेनर्स को और इंडियंस को अलग अलग ट्रीट नहीं करती. एवरी पर्सन का मतलब यही था कि एवरी पर्सन मतलब चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, अगर आईपीसी का ऑफेंस वो कर रहे हैं तो वो लायबल है अंडर आईपीसी. ठीक है. The expression computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of IT Act. ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर रिसोर्स का वहां पर मीनिंग दिया गया है वही हम मीनिंग यहाँ पर लेकर चलेंगे. इलस्ट्रेशन देख लो सेक्शन 4 की. A who is a citizen of India commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. तो हमने क्या देखा था कि अगर A युगांडा में कमिट कराता है B का, ठीक है, इंडिया से बाहर जाकर वो ऑफेंस कमिट कराया और उसके बाद फिर वो इंडिया में ही पाया जाता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसने कहीं बाहर जाकर ऑफेंस कमिट किया. ठीक है, ये बैगेज कैरी कर रहा था, इसने आईपीसी को भंग किया एक तरीके से. ठीक है, बाहर जाकर, तो इस वजह से इसे अगर ये इंडिया में पाया जाता है तो अब इसे लायबल ठहराया जाएगा. इस पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो चलेंगी. Fifth, subsection 5, certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or the provisions of any special or local law. तो जहाँ पर सेक्शन 5 जो है वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आईपीसी जो है वो अप्लाई नहीं होगी. तो जो पनिशिंग म्यूटिनी है, जितनी भी प्रोविजंस दी गई हैं किसी और एक्ट में म्यूटिनी को पनिश करने के लिए, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स के लिए, सोल्जर्स सेलर्स के लिए, एयरमैन के लिए, तो वो सारी जो प्रोविजंस हैं किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ में अगर वो दी गई हैं तो जो प्रोविजंस स्पेशल और लोकल लॉ में दी गई हैं वही एप्लीकेबल होगी. इन सब पर आईपीसी वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी. बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो स्पेशल और लोकल लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा ओवर आईपीसी. ठीक है, सेक्शन 5 का बस इतना सा मतलब है. तो स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल्स ओवर आईपीसी. आईपीसी क्या है? जनरल लॉ.
इसके लिए एक मैगज़ीन भी है, मैं आपको मैगज़ीन कल लिखवा दूंगी। आज हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो हम कल से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जितना भी फर्स्ट टॉपिक था सिलेबस में दिया गया वो कवर हो चुका है। इसके अगर कुछ केस लॉज होंगे सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से, सेक्शन 4 से रिलेटेड 1-2 केसेस हैं, वो मैं आपको कल लिखवा दूंगी। और इसका जो मैगज़ीन है स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, वो भी मैं आपको कल लिखवा दूंगी। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल इसके बाद हम सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे, जनरल एक्सप्लेनेशंस वाला, डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो सारी कवर करेंगे। तो कल से कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने नोट्स अच्छे से बना लेना और बेयर एक्ट को और नोट्स को साथ में रख के पढ़ना। अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है तो आप केडी गौर की बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है, आईपीसी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।